3098, क्वेश्चन नंबर 3098। दो अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर 27 हो जाता है। यदि संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का एलसीएम निकाल कर उनके अंकों का योग ज्ञात करो। देखो दो तरीके हैं करने के इस सवाल को। पहला कंसेप्ट से, ठीक है, जो कि सीखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और दूसरा फिर हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कि मान लो कोई भी एक नंबर है जिसका इकाई का अंक x है, तो 1x हो गया इकाई का अंक 1, इकाई एक ही होता है, और दहाई क्या होता है 10, तो उसके साथ कोई कोफिशिएंट जोड़ दिया y, तो ये आपका कोई एक नंबर है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इनके अंकों को बदल दें, तो अंकों को बदल देंगे तो नया नंबर क्या आ जाएगा, मतलब अंक बदलना है, y और x वहीं रहेंगे, तो y और x अपनी पोजीशन पे ही है, तो एक जो है वो आगे आ गया और 10 जो है वो पीछे चला गया, तो ये, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 गिवन है, ठीक है। तो जोड़ लो इनको, कितना आ रहा है, 10y में से गया एक y, मतलब 9y माइनस ये कितना बचा 9x, ठीक है, माइनस का 10x, हाँ ठीक है, इक्वल टू 27। 9 कॉमन ले लो और 9 से काट दो इसको, तो 9 तिया 27 आ गया, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहा है कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 3 है। अब देखो आप यहाँ कह रहे होंगे कि y माइनस एक्स आ गया सर आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इस नंबर में से इसको घटा लो, ये बड़ा समझ लो, इसमें से ये घटा लो, तो आंसर आपका x माइनस वाई में कैसे भी आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है y माइनस एक्स है तो आप इसको यही लो, आप इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, तो आंसर x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई, और x दोनों अंकों का योग 9 दिया है, तो x प्लस वाई कितना गिवन है हमें 9, ठीक है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशंस दो आ जाए, एक ऐसी जोड़ करके और एक घटाने की, तो इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। तो जोड़ के लिखोगे आप तो y से y कटेगा, तो x की वैल्यू, हाँ जोड़ करके आधा कर दो, तो 3 और 9 कितना होता है 12, 12 का आधा हो गया 6, तो x की वैल्यू आ गई। एज इट इज़ y की वैल्यू आपको घटा करके आधी करनी, 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 6 और 3, इकाई का अंक हमने क्या माना था यहाँ पे 6, दहाई का अंक के 3, संख्या बन गई हमारी 36। अगर इसका अंक बदल दें हम, देखो ये क्या बोल रहा है, तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम निकाल करके, तो मतलब 36 से बन गया 63, तो इनका एलसीएम निकाल कर उनके अंकों का योग ज्ञात करना। तो 36 और 63 का एलसीएम ले लीजिए अब, ठीक है। तो देखो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 चौके 36, 63 को लिख सकता हूँ 9 सती 63, ठीक है। 9 कॉमन है तो एक ही बार लूँगा, गुना 4 गुना 7, तो 9 चौके 36 गुना 7, तो 36 गुना 7 कितना हो गया, 7 छंग 42 की 2, 4 बचा, 7 या 21 और 4 25, 252, तो 252 वो एलसीएम आ गया है ना उनका। अब 252 मतलब एलसीएम का योग पूछ रहा है, तो 2 और 5 7 और 2 9, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर इसका। समझ में आ गया ना, बस यही सवाल है। अब इसमें आपको कितना क्या करना है, इतना नहीं करना है, ये तो कंसेप्ट से समझा दिया मैंने। इतनी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको इतना टाइम लगा। अब आप सीधा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया है 27 को। तो आप इजीली यहीं याद रख लो ना कि जो दो अंकों का योग होगा उसको 27 से डिवाइड करना है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू तो 9 गिवन है, वो तो x माइनस वाई कितना होगा, तो 9 से 27 को डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो x माइनस वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक बार जोड़ के लिख दो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक बार घटा के लिख दो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप एक नंबर 36 बना, एक नंबर 63 बना, इनका एलसीएम ले लेना, 252 आएगा और उनको जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये आई थिंक जल्दी तरीका है, इसको समझ लो पहले, उसके बाद ये तरीका याद रखना है, ठीक है। 23 मीटर की कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच में 3 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से होकर के गुजरते हैं। देखो एक ऐसे समझना, डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। एक वर्ग है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से गुजरते हैं। 3 मीटर चौड़े, ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके दोनों केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस रास्ते पर हमें 1 रुपये प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। देखो ये 23 की लेंथ वाला एक वर्ग है, वर्ग की सारी भुजा बराबर 23 23 23 23, 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, ठीक है। और अगर मैं इस रोड को उधर धक्का दे दूँ और इसको भी मैंने इधर धक्का दे दिया, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा।
ये रोड यहाँ आ चुका है अब, और इधर वाला रोड ये यहाँ आ चुका है। समझ में आ गया? मतलब पूरे एरिया में से अगर मैं ये 3 कम कर दूँ इधर भी और 3 इधर भी कम कर दूँ, तो ये कितना बचेगा? 20-20 का एरिया बचा। मतलब 20-20 का एरिया घटा दूँ, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो 529 में से अगर मैं 400 घटा दूंगा तो रोड का एरिया नहीं आ जाएगा सिर्फ। तो ये कितना बच गया? ये 129, ठीक है, 129 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो बजरी बिछाना है वो डेसीमीटर में बिछाना है 1 रुपये के हिसाब से। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपये हो जाएगा ये। तो 100 रुपये बिछाना पड़ेगा। 1 रुपये अगर 1 डेसीमीटर का लग रहा है तो 100 रुपये लगेंगे 1 मीटर के, ठीक है। तो बस जितना आया उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12,900 ये हो गया आपका टोटल खर्चा। ऑप्शन सी। आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 1 2 3 1 2 2 नंबर के बाद दशमलव है और एक इधर ये 3 नंबर के बाद दशमलव है, तो लगा दो 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दो। 43.788 ऑप्शन बी आंसर हो गया आपका। 2017 में विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों एनपीए के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है। तो कौन से बैंक का एनपीए अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक है? देखो सर्वाधिक तो ये 30% है ना। तो 300 लाख का, अच्छा ये पूछ रहा है सिर्फ, है ना, हमसे कि किसका बाकी बैंकों की तुलना में अधिक है, तो ए वाले बैंक का है ना। चलो 3103वां प्रश्न देखते हैं। 3 पुरुष और 5 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 7 लड़के 9 दिन में करते हैं। लड़कों द्वारा किया गया कार्य पुरुषों के किए गए कार्य के बीच में संबंध बताओ। देखो 3 पुरुष है, 3 मैन और 5 बॉयज 15 दिन में कोई कार्य करते हैं, और 6 पुरुष 6 मैन प्लस 7 बॉयज 9 दिनों में करते हैं, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15m, 5 पंजे 25b, 6 तिया 18m, 7 तिया 21b। ये हो जाएगा 4b इक्वल टू ये हो गया 3m। तो 4 लड़के बराबर 3 व्यक्ति, 4 लड़के बराबर 3 व्यक्ति। ऑप्शन सी आंसर हो गया। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है। वर्ग का क्षेत्रफल से आधा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, ठीक है। तो वर्ग का एक साइड, एक काम करो आप, वर्ग की भुजा आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो इस प्रकार है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा अगर ए है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, मतलब इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। तो ये जो है वो ए स्क्वायर का आधा है ना। तो बस ये क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का रेशो बताओ। तो त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा का रेशो बताओ। तो सिंपल है, आप एक काम करो, देखो रेशो निकाल दो इनके बीच का। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो √3/2 आ गया, ठीक है। अब √3/2 तो आ गया यहाँ पे, लेकिन ये तो क्षेत्रफल दिया था, हमें भुजा निकालना है। तो भुजा क्या होता है? इनका स्क्वायर रूट कर दो, मतलब स्क्वायर रूट लगा दो, तो इसकी पावर तो वैसे ही स्क्वायर रूट थी, मतलब 2 तो था, एक और स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा तो रूट का 2, ठीक है। तो ये 2 रूट के अंदर कहाँ पे है? 2 रूट के अंदर सिर्फ यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे तो ये उसकी पावर 4 बता रहा है, तो पावर 4 तो हुई नहीं है, और √2 यहीं है सिर्फ, तो ये आंसर होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये √3 का चौथा मूल निकालना है हमें, ठीक है। लेकिन वर्गमूल के अंदर 3 तो ऑलरेडी था, मतलब 2 तो था, उसकी पावर 1/2 फिर से हो गई, तो 2 दूना कितना हो गया? ये 4, 3 लिख दिया मैंने, सॉरी 4 होगा। तो ये नंबर हमारा ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा।
पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को क्रम से 7 घंटे और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को इतने घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों को एक साथ खोल दे तो 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, देखो ए और सी भरने वाले हैं और बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ए को लग रहा है 7 घंटे, बी को कितना लग रहा है 10.5, तो 10.5 देखो पॉइंट है 0 लगा दिया, हट गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21/2 आ गया ये, है ना। ऐसे बना लिया करो, सवाल जो है सरल हो जाएगा हमारा। 525 है तो 5.25 से बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 दूना 50, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 2 बचा, 25 एकम 25, 21/4 आ गया ये। 21, 21, 7, एलसीएम कितना आ गया 21, 21 आ गया। 7 तिया 21 होता है। 21 को डिवाइड करोगे 21/2 से तो 2 बचेगा, और 21 को डिवाइड करोगे आप 21/4 से तो ये 4 बचेगा। मतलब 3 और 2 5 भर रहा है, 4 खाली हो रहा है, ठीक है। तो चलो 5 भर रहा है, 4 खाली हो रहा है, ओवरऑल कितना 1 भर रहा है, ठीक है। और अगर टंकी का 2/3 भाग भरा हो, 2/3 कितना होता है 14, मतलब इतना भाग भरना है, तो 1 मिनट में 1 भाग भरता है, तो 14 भाग भरने में 14 मिनट लगेंगे, तो 14 घंटे लग जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। मानिए कि पेन का मूल्य 10 रुपये से बढ़ के 15 हो गया, तो इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का लागत क्या होगा। पहले मूल कीमत थी इसकी, नया मूल्य 15 रुपये हो गया, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3 होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। एक कार 45 की स्पीड से इतनी स्पीड में जा रही है, 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसकी गति कितनी होना चाहिए। देखो 65 की स्पीड से चल रही है और 45 मिनट में मंजिल के लिए पहुंचती है, लेकिन अगर उसको 36 मिनट में पहुंचना है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए, तो गति x होना चाहिए उसकी, ठीक है। तो 9 से काट दो, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, है ना। अब 4 से इसको काटना पड़ेगा, 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 6 पंजे 30, 2 32, 325 आ गया, और डिवाइड में 4 आ गया है, तो 4 8 32, 4 एकम 4, 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा, ठीक है। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी और उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 ले लिए, उसके पास कितने बचे। देखो सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, उसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी ले ली, कितने बचे 35 रुपये। उसकी माँ ने उसे 30 रुपये और दे दिए, तो ये हो गए 65 रुपीज़। उसके भाई ने उसमें से ले लिए 42, तो बचे कितने 23 रुपीज़। एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस। उसी बिंदु से देखो समझना, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो आपका ये तालाब है, ठीक है। यहाँ से आपका जो उन्नयन कोण है 60 मीटर ऊंचे पक्षी का, वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। तो चलो ये 30 डिग्री का कोण बन गया आपका यहाँ पे 30 डिग्री का, मतलब ज़मीन से देखने पर 60 मीटर ऊंचा एक पक्षी उड़ रहा था तालाब में। उसी बिंदु से पानी के अंदर पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। अब एज इट इज़ ये वाली हाइट ज़मीन के अंदर इसकी परछाई उसमें भी तो बनेगी, तो ये वाला जो आपका बन रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर हाइट। तो पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रहा है, तालाब से कितना ऊपर उड़ रहा है हमें वो देखना है। तो देखो तालाब से, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, अगर उसके नीचे से देखें हम हाइट से, यहाँ से कितना ऊपर उड़ रहा है वो, मतलब बिल्कुल उसके बेस से, जहाँ से परछाई में प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ से, तो कर सकते हैं हम आसानी से इसको कि पक्षी तालाब से कितना ऊपर उड़ रहा है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ गिवन है 60, तो ये मान लो x है ना, और हमें कोई भी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। ये देखो ये मान लो h है, तो ये कितनी हो गई आपकी x, है ना। जहाँ से आपका कोण बन रहा है वहाँ से उस पक्षी के हाइट तक की जो दूरी है वो x मान लो। अब इसको कर सकते हैं आप, है ना, एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक त्रिभुज नीचे बन गया, दोनों को इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो tan 30 हो जाएगा आपका लंब बटे आधार 60/x, है ना, और ये हो जाएगा tan 60, वो हो जाएगा आपका लंब मतलब h बटे में x, कॉमन वही, ठीक है। देखो ये tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू 16/x,
और ये हो गया √3 इक्वल टू h/x। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हाइट की वैल्यू। तो ये कितना हो गया, √3x इक्वल टू हाइट। तो हाइट x, चलो एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो वो कितनी आएगी, h/√3। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ रख दो आप, h/√3। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर। तो देखो h/√3 है ना, और इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू √3। तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो नीचे तो 3 बचेगा, ऊपर आ जाएगा √3 इंटू h। ठीक है, नीचे 3 आ गया, √3 से √3 कट गया, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो हाइट कितनी आ गई, 6 × 18 180 आ गई आपकी। ठीक है, लेकिन हाइट अगर 180 आई हमारी, तो हाइट ये पूरी 180 थी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की। तो 180 में से हमें इतना तो घटाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरी हाइट ही निकाल ली हमने। तो 180 में से 60 घटा दोगे तो आपका 120 हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो 120 ये हो गया आपका आंसर। 10 साल पहले मुरली की आयु अपने बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल पहले मुरली और सतीश, तो ये मुरली है, ये सतीश है। तो मुरली और सतीश की आयु 10 साल पहले, मुरली की आयु बेटे सतीश की आयु की 3 गुना थी। तो मुरली उसका 3 गुना था सतीश का 10 साल पहले। ये मुरली और सतीश है। 10 साल बाद, तो आज का नहीं पता हमें, अब आज से 10 साल बाद का हमें पता है कि मुरली की आयु सतीश की दुगनी हो गई। अब ये दुगनी हो गई, यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 2 का है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 से 4 हो गई, 1 से 2 हो गई। डिफरेंस कितने का आया, आज से 10 साल इधर, 10 साल इधर, 20 का डिफरेंस चाहिए मेरे को। डिफरेंस 1 का दिया है, तो 20 का मल्टीप्लाई सब दूर कर दो। 20 का मल्टीप्लाई इधर भी, 20 का मल्टीप्लाई इधर भी, 20 का मल्टीप्लाई इधर भी, और 20 का मल्टीप्लाई इधर भी। तो ये बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। देखो 10 साल बाद उनकी उम्र कितनी आएगी, 20 चौक 80 और 20 दूना 40। तो 10 साल पहले कितनी थी, तो इसकी 70 थी, इसकी 30 थी। तो रेशो बताना है हमें, तो 0 से 0 कट गया, तो 7:3। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, 3112 प्रश्न देखते हैं। यदि x³ - 4x² + ax + b और एक ये है का सार्वगुणनखंड x - 2 है। x - 2 है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 होगा। दोनों के अंदर x की वैल्यूज़ रखिए, फिर a और b की वैल्यूज़ कौन सा सेटिस्फाई उसको करेगा। हमने कर लिया इस सवाल को, आपको पता भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम पिछले एक क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। पहले x = 2 रख देना इस इक्वेशन में, फिर आप x = 2 रखोगे इस इक्वेशंस में, तो 2 इक्वेशंस बनेगी आपकी, और दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। तो 2 वैल्यूज आएगी, 2 - 4, 4 0, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का रेशो बताओ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। लेकिन उसने पूछा ऊंचाइयों का रेशो बताओ, तो ऊंचाई अलग अलग होगी, इसकी h1 इसकी h2। ठीक है, तो हमें अनुपात बताना है, बाद में अनुपात लगा देंगे, पहले बराबर लगाओ इसमें। ठीक है, ये बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार, आधार मतलब बेस, उस त्रिभुज से तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। मतलब अगर इसका आधार एक, देखो ये बोल रहा है त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से तिहाई, तिहाई मतलब होता है उसका तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा मतलब इधर चला जाएगा, तो ये 3 गुना ज़्यादा हिस्सा है। इसका तीसरा हिस्सा, इसका मतलब इधर 3 गुना ज़्यादा हिस्सा है ये। अरे इधर 3 है तो इधर 1 है, इधर 9 है तो इधर 3 है। समझ में आ गया ना, इधर बटे में 3 से भाग दो या उधर 3 से मल्टीप्लाई करो, बात वही है। तो तिहाई क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। तो ये चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा कौन है, त्रिभुज का त्रिभुज का आधार। ठीक है, मतलब त्रिभुज के आधार का भी 9वां हिस्सा है ये कहना चाह रहा है। तो देखो बेस से बेस कट गया, क्या पूछा है, ऊंचाइयों का रेशो बताओ। तो ऊंचाई का रेशो निकाल लो। यहाँ पे h1 है, h2 को बटे में ले आओ, उधर क्या है 3 है, और ये 9 दूना 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 18 × 54 बटा 1, ऑप्शन बी आंसर हो गया।
एक टेस्ट में चंदन ने 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए उसे 48% अंकों की आवश्यकता है। यदि दूसरे टेस्ट का पूर्णांक 80 था और वह केवल पास हो सका तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने % अंक प्राप्त किए। देखो, अगर एक टेस्ट वो देता है ना, मतलब देखो 45 में से 16 अंक प्राप्त किए एक टेस्ट में उसने, उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए उसे कुल 48% अंकों की आवश्यकता है। तो 48% अंक चाहिए अपने को टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारा है कितना पूर्णांक, पहला पेपर हो गया 45 का, दूसरा पेपर हो जाएगा आपका 80 का। तो 45 + 80 ये कितना हो गया, 5 और 8 और 4 12, 125। तो आपको 125 का 48% निकालना है टोटल। तो 48% कितना हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 पंजे 60 नंबर चाहिए उसको, ठीक है। 60 नंबर चाहिए उसको और वो पहले पेपर में 16 ले आया है, ठीक है। प्लस दूसरे पेपर में वो उसको कितने लाना है, अच्छा 80 का पूर्णांक है ना उसका, ठीक है। तो 80 आपका हो गया टोटल 100% की वैल्यू। तो इसमें से वो कितना % अंक लाए, मान लो x लाए कि उसका ओवरऑल 60 हो जाए, 60 अंक आ जाए उसको टोटल। देखो 16 तो आ चुका उसका टोटल में से, लेकिन यहाँ 80 का पेपर है जो कि 100% की वैल्यू है, तो 80 में से कितना नंबर लाए कि उसको टोटल 60 आ जाए, सिंपल। तो बस सोल्व कर लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4/5 हो गया ये। 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 16 पंजे 80 हो गया ये, और उस 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 5 छंग 30, 300 हो गया ये। बस ये इधर गया तो 4x बराबर 300 में से गया 80, मतलब 200, 300 में से 80 गया मतलब 220 बचा ये, ठीक है। 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, उसको मतलब 55 नंबर लाना बाकी है उसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, 3 संख्याओं का एवरेज इतना है, पहली 2 का एवरेज इतना है, आखिरी 2 का एवरेज इतना है, तो संख्याएं बताओ। तीनों संख्याओं का एवरेज 16.5 है, ठीक है। और 1 2 3 तीनों का टोटल है 16.5, तो 3 गुना 16.5। अब ये बोल रहा है शुरू की 2 की, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2 का 15.5 है, तो 15.5 का डबल कितना हो, 15 दूना 30 और 1 31 हो गया ये। 16 तिया 48, 48 तो ये, और 3 का आधा 1.5, तो 49.5 आ गया टोटल, है ना। और ये बोल रहा है आखिरी 2 का एवरेज इतना है, तो 18.5 गुना 2, तो 18 दूना 36 और 1 37 आ गया। इन दोनों को जोड़ करके टोटल ये घटा दो 49.5, तो 7 और 1 8, 3 और 3 6, 68 में से 49.5 घटा दो, तो तीनों संख्याएं हैं आ जाएगी हमारी, ठीक है। पहले आप इनका एवरेज निकाल लो, तो बीच की संख्या आ जाएगी, इसमें से आप घटाएंगे 68.0 में से तो 0.5 बचेगा, 8 में से ये 10 गया तो कितना बच रहा है आपका, 8 ही बच रहा है, ठीक है। 5 गया तो ये बच रहा है 1, तो 18.5 आ रहा है, तो एक नंबर तो 18.5 आ रहा है हमारा, ठीक है। और 18.5 आप कहोगे तो सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 18.5 आ रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर लगा दो। एक व्यक्ति 12 की स्पीड से चलता है और 5 की स्पीड से पैदल चलता है, अच्छा उससे साइकिल से चलता है, इससे पैदल चलता है, कुल इतने किलोमीटर की दूरी में उसको इतना घंटा लगता है, तो उसने कितने घंटे, देखो यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे पैदल है ना, वॉक करके जा रहा है। 12 की स्पीड से साइकिल से गया, पैदल 5 की स्पीड से गया और 124 किलोमीटर गया वो, तो 15 घंटे लगे उसको। तो 3 से काट दो, 3 चौके 12, 4 2 6 और 1 7, 3 से नहीं कट रहा ये, इसको समथिंग 4 और 2 6, 6 और 1 7, 124/15 है ना ये। तो एक काम करो, इसको समथिंग 2 तरीके हमारे सामने है ना, दोनों से कर सकते हैं हम, एक्स मान के भी कर लेंगे, लेकिन हम एलिगेशंस लगा देते हैं। चलो यहाँ पे यही रहने दो आप, ठीक है, ये नंबर सम से कट नहीं रहा है तो यही रहने दो, 124/15। तो इसको यहाँ घटा के लिख दो, इसको यहाँ घटा के लिखो, 15 पंजे आ गया 75, तो 124 में से गया 75, तो कितना बचा 25, तो वो और 25 ये 50, 49 बच गया ये, है ना। तो 49 आउट ऑफ 15, इधर 12 गुना 15, 15 दूना 30 की 0, 3 बचा,
15 एकम 15 और 3 18, 180 में से 124 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ये 3 हो गया, तो 13 और 5 18, 56, तो 56/15 ये कट गया इससे, ये 49, तो 7 से काट दो इसको, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको टोटल देखो, अब ये टाइम आ चुका है आपका, है ना, टोटल ये आपकी स्पीड थी, स्पीड से टाइम, स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, टाइम के, तो टाइम आएगा 7 और 8 15, ये टोटल आपका इतने घंटे लगते हैं 15, और क्वेश्चन में दिया है 15, 15 की वैल्यू है, तो 1 होगा 1 की वैल्यू, तो ये बोल रहा है कितने घंटे साइकिल चलाई, तो साइकिल उसने 7 घंटे चलाई, तो 7 7 की वैल्यू हो गई, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका भी हमारे सामने है, जैसे ये बोल रहा है कि 12 और 5 की स्पीड से चलता है 124 किलोमीटर में, 5 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है, 15 घंटे लगते हैं, सॉरी, तो 12 की स्पीड से और 5 की स्पीड से कितनी दूर गया, तो अगर ये 5 घंटे गया तो ये x - 5 घंटे गया होगा, बराबर 124 रख देना, खैर x मान के करना ही नहीं है, वर्गमूल बताओ, कर लेना। 3119वां सवाल, परेश ने एक बैंक में इतने रुपए जमा किए, उसे इतने % की दर से साधारण ब्याज देने का वादा किया और 5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, कर लेना। साधारण ब्याज का सरल सा सवाल है, इतने में खरीदा, 18% लाभ पे बेचा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 185 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 100% की वैल्यू, तो 18% लाभ मतलब 118% चाहिए आपको, इसको सोल्व कर लेना। कोट एल्फा इक्वल टू ये है, तो टेन एल्फा माइनस कोट एल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो सब सिंपल है, टेन एल्फा क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी में वैल्यू रख दूँ सीधा मैं, टेन एल्फा होता है, तो कोट इतना है तो टेन क्या होगा, 1/√3 + √2 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा उसका, माइनस कोट एल्फा कितना गिवन है, √3 + √2। अब यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर लो, √3 + √2 है, तो √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे a + b, a - b से 3 - 2 मतलब 1 बचेगा, है ना, ऊपर क्या बचा है, √3 - √2, तो √3 - √2 अपॉन में कितना बचा, 1, तो 1 तो हटा दो। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये √3, देखो अच्छा माइनस का मल्टीप्लाई भी तो होगा अंदर, तो ये देखो ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये माइनस का मल्टीप्लाई पूरी कोट एल्फा की वैल्यू में होगा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे -√3 से -√3 कट जाएगा, और कट गया वो तो ठीक है, अब -√2 और -√2 मतलब माइनस का 2√2, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। टाइप ए के कामगार टाइप बी के कामगारों की अपेक्षा 2.25 गुना अधिक दक्ष हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि टाइप ए के 12 कामगार, टाइप ए और बी में आप कंफ्यूज हो जाओ, ए 1 और 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, टाइप ए मान लो, 1 को ए मान लो, 2 को बी मान लो, ठीक है, टाइप ए 1, टाइप ये बी आ गया, ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है टाइप ए के कामगार टाइप बी के कामगार की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक दक्ष है ना, तो ए अगर 2.5 गुना अधिक दक्ष है, 2.25, इसका मतलब क्या होता है वो 2.25 अगर ये अधिक दक्ष है ए वाले, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो 2.25 ज़्यादा दक्ष है बी की तुलना में, तो ये पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा, ठीक है, इसको 25 से काट दो, 25 50 7500, 25 50 7500, 8 9 बार कट जाएगा, 25 चौक 100, तो 9:4 का रेशो आ गया, ए 9 गुना दक्ष है तो बी 4 गुना दक्ष है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे समझूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, है ना, मतलब ये हो जाएगा 4a इक्वल होगा 9b के, ठीक है, ये नया सिंपल सा रेशो आ गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है टाइप ए के 12 कामगार, तो टाइप ए के 12 कामगार, ठीक है, तो 12 कामगार टाइप ए के एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, तो टाइप ए के 4 टाइप ए के 4 और टाइप बी के 15 कामगार को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो बराबर रख दो, टाइप ए के 4 कामगार, तो टाइप ए के 4 कामगार और टाइप बी के 15 कामगार को उसी काम को करने में मान लो x दिन लगेंगे, तो ए ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो a अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 9/4, जो कि क्वेश्चंस में पहले ही गिवन, मतलब हमने पहले ही सोल्व कर ली, तो a की जगह आप 9 रख दोगे यहाँ पे, तो 12 × 9 × 16 आ गया,
बराबर 4a, a की जगह 9 और b की जगह 4 रख दो, तो 9 चौके 36 आ गया, 15 चौके 60 आ गया, इंटू x आ गया, ठीक है। ये हो गया 6 3 9 96 आ गया, ये है ना 96। तो इसको आप एक काम करो, तो 16 छंग 96 हो गया, ये 6 दूना 12 हो गया, तो 9 दूना 18 दिन हो गया। ऑप्शन डी। 62√3 मीटर ऊंचे टावर, तो देखो टावर इतना ऊंचा हो गया 62√3। इस ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार का अवनमन कोण, मान लो भवन का, ये भवन है, इसका आधार यहाँ पे होगा, ठीक है। तो भवन के आधार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो भवन टावर से कितनी दूरी पर है, भवन टावर से ये वाली लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। देखो हम जानते हैं ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री का। 30 के सामने, 60 के सामने और 90 के सामने। 30 के सामने अगर 1 होता है तो 90 के सामने डबल होता है, सॉरी ये 90 होगा। और 60 के सामने होता है उसका √3 टाइम, मतलब जो भी वैल्यूज़ हो, अगर यहाँ x होगी तो यहाँ 2x होगा और यहाँ x √3 होगा, ठीक है। तो देखो 60 के सामने ऑलरेडी √3 में दिया हुआ है डेटा, मतलब जो भी x है इंटू √3 है, तो x यहाँ पे कितना है 62 है। तो 30 के सामने क्या होगा, सिर्फ 62 होगा, और 90 के सामने क्या होगा 62 का डबल होगा, है ना। 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 होगा। तो सिंपल सवाल हो गया आपके सामने, क्या पूछा हमसे, ये 62 पूछा है, तो 62 की वैल्यू 62 होगी, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। एक धन 9.5% की दर से 9 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो आरंभ में निवेश की गई राशि बताइए। देखो सिंपल सवाल है, 9.5% आपका 9 साल तक लगेगा टोटल, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 9 में 81, 4 85, ये 9 साल की टोटल दर है। तो इसमें मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा, तो 185.5 हो गया, ये आपका मिश्र धन की दर हो गई। तो इतना परसेंट दिया है आपका 1113 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा निकाल सकते हैं हम आसानी से, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं इसको। 2014 में एबीसी के लिए कितने इंजन उत्पादित किए गए थे, तो 2014 में एबीसी के लिए 2 इंजन 2 मिलियन में दिया हुआ है डेटा है शायद, ठीक है। ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को, क्या बोल रहा है ये, खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर दे तो टैंक को भरने में इतने घंटे लगते हैं। ए को खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, देखो समझना, ए और बी एक साथ काम करते हैं, वे खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं, लेकिन 2.4 घंटे बाद ए काम करना बंद कर दे। इसका मतलब यहाँ पे देखना, ए और बी ने काम शुरू किया है, तो ए और बी ने दोनों ने शुरू काम किया और 14.4 घंटे में पूरी भर सकते हैं, लेकिन 2.4 घंटे के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब उन्होंने काम कितने किया, इतना काम पूरा कर सकते थे और 2.4 घंटे बाद ही वो ए बंद हो गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 12 घंटे, है ना। 14.4 में से 2.4 गया तो 12 घंटे बचा। इसका मतलब ए और बी ने सिर्फ 12 घंटे काम किया, तो ए प्लस बी ने कितना घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, ठीक है। और ए काम करना बंद कर देता तो टैंक इतने घंटे में पूरा भर जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने ए काम करना बंद कर देता है तो टैंक भरने में कुल इतने घंटे लगते। अब टैंक का बचा कैपेसिटी कितना है, इतने घंटे तक तो काम कर लिया उसने, और अब 50.4 घंटे में थोड़ी ना भरेगा, अब तो कम समय हो गया। क्यों, क्योंकि उसने 2.4 घंटे बाद शुरू कर दिया उसको, तो 2.4 घंटे तक ए ने भरा, उसके बाद बी ने भरा उसको, तो अब कितना कैपेसिटी बचा, तो 50.4 में से 2.4 गया, तो बचा कितना, जितना बी ने काम किया वो। तो बी ने कितनी देर काम किया, बी ने काम किया 50.4 माइनस 2.4, मतलब ये आ गया 48 आपका, ठीक है। तो 12 चौके 48, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू 4b, तो a इक्वल टू आ गया 3b, ठीक है। यहाँ से a और b की एफिशिएंसी निकाल लो, a अपॉन b इक्वल टू आ गया 3:1, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है क्या, a को खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम, क्षमता उसकी, है ना। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम, कि पहले उसने 14.5 घंटे तक ए और बी दोनों ने काम किया, तो दोनों ने कितने घंटे तक काम किया था हमें ये देखना है ना। तो ए और बी मिलकर के कितना, देखो उन्होंने 12 घंटे तक काम किया था, तो ए प्लस बी ने मिलकर 12 घंटे काम किया था,
तो 12 गुना ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, तो 12 चौके कितना आ गया 48। ठीक है, ए और बी ने खाली टैंक कितने, अच्छा सॉरी गलत कर गया, ए और बी 12.5 घंटे 14.4 घंटे में भर सकते हैं। तो ए, वो तो काम उन्होंने 12 घंटे तक ही किया था, उसको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ देखना ए और बी मिलकर के 14.4 घंटे में पूरा टैंक भर सकते हैं। उन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 3 और 1 4 हो गई, तो 14.4 हो गया ये। तो 4 × 14.4, 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 14 चौके 56 और 1 57, 57.6 आपका टोटल कैपेसिटी हो गया। तो ए को खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो ए भरता है 3 यूनिट, उसको भरना है 57.6 यूनिट, तो 57.6 यूनिट भरना है और वो भरता है 3 यूनिट, तो 3 एकम 3 4 5 2 बचा, 3 नम 27, 3 दूना 6, 19.2 आवर में वो भर देगा। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की माप 5 और 3 है, इसकी परिधि का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखो किसी समकोण में समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा, समकोण कौन भुजा बनाती है, एक सीधी रेखा और एक इधर सीधी रेखा, ये दो भुजा बनाती है। एक की लेंथ 5 है, एक की लेंथ 3 है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ हमें निकालना है। देखो अगर यहाँ 5 आ जाता तो हम ट्रिपलेट लगा देते, लेकिन 5 और 3 यहाँ पे गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 10 34 हो गया, ये 25 9 34, तो रूट के अंदर कितना आ गया 34, ये साइड हमारी आ गई इतनी। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी परिधि का क्षेत्रफल बताओ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है परिधि का क्षेत्रफल। परिधि किसकी निकलती है, जो कर्व्ड शेप में हो। कर्व्ड शेप क्या मतलब, इसका मतलब क्लियर ये बात है कि ये जो त्रिभुज है आपका, ये वृत्त के अंदर है, क्योंकि उसी की परिधि निकलेगी। क्योंकि देखो त्रिभुज का तो परिमाप निकलता है ना, परिधि थोड़ी ना निकलती। परिधि परिमाप में पहले अंतर है, ये चीज ध्यान रखना। परिमाप जो लाइंस होती है ना उनका निकलता है, जैसे ये त्रिभुज एक रेखा से मिलकर के बना है, रेखाओं का निकलता है, वो परिमाप होता है। लेकिन कर्व्ड शेप में निकलता है, जैसे एक गोला आ गया, अर्धगोला, तो ये वाली साइज जो है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये वाली इसको कहते हैं परिमाप। लेकिन ये जो झुकी हुई है, मुड़ी हुई है, ये जो लाइन है कर्व्ड शेप वाली, ये इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिभुज है वो हमारा वृत्त के अंदर है, और वृत्त के अंदर ये समकोण त्रिभुज अगर किसी वृत्त के अंदर आता है तो उसका जो हाइपोटेनियस होता है, मतलब इसका जो कर्ण होता है, कर्ण का आधा ही हमारा क्या होता है, सर्कम रेडियस। ठीक है, तो रेडियस होगा आपका सर्कम रेडियस हाइपोटेनियस बाई 2, मतलब √34/2। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो पाई इंटू इसका स्क्वायर, तो रूट का 32 से रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 से इसको काट दो, 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, 8.5 पाई। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। 1/7 आवर्ती दशमलव के रूप में लिखे जाने पर बराबर होगा। तो 1/7 देखो 1/7 कितना होता है, 0.14। ये तो फ्रैक्शन वैल्यूज है ना, सोल्व करते जाना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कहाँ से रिपीट होता है ये देखना है हमें। 1/7 है, पहले भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 20 हो गया, 7 दूना 14 है ना, 6 बचेगा, 60 हो गया, 7 8 56, 57 58 59 7, 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचेगा, 7 एकम 7। देखो यहाँ तक तो रिपीटेशन है, 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ से 1 आ गया, इसका मतलब अब वापस नंबर रिपीट होने लग जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। इसका मतलब हमें मोड़ लगाना है यहाँ से लगा करके 7 तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी में आ रहा है सिर्फ, नहीं क्या आ रहा है, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 3, ये गलत है, ये यहीं आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। तो ये आंसर हो गया हमारा। जल और शरबत के दो मिश्रणों में अनुपात 5 2 7 4 है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि नया मिश्रण 3 2 में हो जाए। दोनों के कुल मिश्रण में पानी और शरबत कितना है। देखो दोनों के कुल मिश्रण पूछा है, तो आप दो तरीके हैं, आप एलिगेशन लगा लो, एलिगेशन से थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, आप इजीली ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे 5 और 2 7 है, यहाँ पे 7 और 4 11 है, 11 में से 5 ये है, 11 में से 2 ये है, सॉरी 7 में से 5 ये है, 7 में से 2 ये है,
ऐसे ही 7 और 4 11 है, 11 में से 7 ये है, 11 में से 4 ये है। इन दोनों को मिलाया तो ये 5 हो गया टोटल यहाँ पे, ठीक है। अब इस 5 में से देखो हमें सिंपल समझना है, इनको मिलाया गया है 3:2 में, वाटर को भी 3:2 में मिलाया गया और शरबत को भी 3:2 में मिलाया गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का खेल है आप लोगों के लिए। वाटर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल 5 वाटर है और 2 ये है शरबत है, ठीक है। 7 में से 5 वाटर है इसमें, तो 7 में से 5 वाटर है, तो इधर 7 में से 2 शरबत बचा। अब इधर देखना, ये 2 था, इधर यहाँ पे 2 शरबत है 7 में से, तो 2 सॉरी अच्छा गलत कर गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 7 वाटर है 11 में से, तो एज इट इज़ देखो यहाँ 7 में से 5 ये हो गया, तो सही तो किया था। शरबत कितना बचा, 2/7 बचा था इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 4 11, 11 में से कितना वाटर है, 7 वाटर है, तो 11 में से 4 बचा आपका शरबत होगा, बस इनको कैलकुलेट कर लो। तो इनका 7 पंजे 35/7 आ गया ये, और यहाँ पे कितना आ गया ये 7 दूना 14/11 है ना। और यहाँ पे कितना आ गया ये, अच्छा जोड़ना है इनको, प्लस कर लो। यहाँ पे आ गया 3 दूना 6/7 और ये आ गया 3 दूना 6, 4 दूना 8/11, ठीक है। एलसीएम ले लो इनका, तो 11 का मल्टीप्लाई 35 में, तो 35 गुना 11 प्लस 14 गुना 7 बटे में 77, इधर भी आप जोड़ लो इनको, 11 छंग 66 प्लस 8 सती 56 बटे में 77, 77 से 77 काट दो, 11 गुना 35 कर लो और उसमें ये कितना हो गया, 14 सती 98 हो गया। तो ये आएगा 35 गुना 11 मतलब 5 और 3 8, 3 5 प्लस 14 सती 98, और हमें रेशो निकालना है अगला ये 66 और 56 का। 6 और 6 12 की 2, 1 बचा, 6 और 6 12, ये 12 आ गया 122। तो 122 कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है, और इनको जोड़ोगे आप तो ये कितना 263, 5 या 15, अच्छा सॉरी 15 आएगा ना, यहाँ पे 35 कर दिया मैंने, 15 आएगा। तो 15 गुना 11 करोगे आप तो कितना आ रहा है 5, 165 आ रहा है ये। तो 165 में 98 जोड़ोगे तो 263 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 5 13 की 3, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इनका HCF निकालना है, आप निकाल सकते हो। वेणु एक फेरी वाला है, वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचता है, प्रत्येक दिन वह कुछ दान करने के लिए अपनी आय का 5% अलग रख देता है। अगर वह प्रत्येक दिन 2000 रुपये कमाता है तो प्रत्येक 15 दिन में वह कितने रुपए दान कर देगा और उसके लिए अलग पैसा रख देगा। तो सिंपल है, अगर वो रोज़ 2000 रुपये कमाता है तो 2000 का 5% अलग रखता है, ठीक है। तो 2000 का 5% 100 रुपया हो गया, 100 रुपया रोज़ अलग रख रहा है, तो बोल रहा है 15 दिन में कितने रख देगा अलग, तो 15 दिन में 1500 रुपया अलग रख देगा। सिंपल सवाल, ऑप्शन भी आंसर आ गया आपका। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, परिमेय संख्या कौन सी है इसके अंदर, देखो परिमेय संख्या हमें निकालना है 128 देखते हैं हम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं हम इसको ऐसा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 है ना। यहीं तक लो क्योंकि सारे में 128 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 होना चाहिए, सब दूर 2 2 है, ये यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 7 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 2 है। और 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया आपका, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज थोड़ा समय का अभाव है इसीलिए मैं यहीं तक रखता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। अगली वीडियो में फिर से आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे 3135 से। तो आप लोग कल फिर आ जाइएगा इसी समय, हम फिर से इसको सोल्व करेंगे आगे से कंटिन्यू। 4 या 5 वीडियोस मुश्किल से बनेगी अब, और ये पूरी बुक हमारी लगभग ख़त्म हो जाएगी, मतलब ग्रुप डी का सेट्स ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।